डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग नॉन एक्सियल पोजीशन। निरक्षीय स्थिति के बारे में आपको हमने बताया है कि दोनों आवेशों, द्विध्रुव के जो दो आवेश हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कि जस्ट परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स पोजीशन पे जब होंगे तो उस स्थिति को निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कंसिडर करेंगे, हमारे पास एक चार्ज है माइनस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, और दोनों चार्ज को मिला करके इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट हुआ है, बना हुआ है, और इसके बीच की पूरी दूरी 2l है जो कि हाफ ऑफ l और l। इसके मिड पॉइंट से निरक्षीय स्थिति में नॉन एक्सियल पोजीशन पर यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। एट पॉइंट P we easily determine electric field intensity due to electric dipole। पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण डिटरमाइन करेंगे। तो ये डिस्टेंस आपकी r है, ये डिस्टेंस l है, ये भी इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में भी ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस l है। तो ऑलरेडी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होगा। पाइथागोरस से हम ये देखेंगे कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपको P से लेकर के B तक की जो डिस्टेंस होगी वो रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसी तरीके से P से लेकर के B तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी आपकी रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस q एट पॉइंट P, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हो गया E1 = 1/4πε0 Q के अपान रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और E1 का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि हम पॉइंट P पर नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेकअप कर रहे हैं, तो आपको ये बताया गया है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज फ्रॉम डिटरमाइंड पॉइंट। जिस पॉइंट पर हम डिटरमाइन करते हैं वहां से नेगेटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो दैट इज डायरेक्शन ऑफ E1, ये E1 का डायरेक्शन है, डिटरमाइंड पॉइंट P, और जहां पर माइनस क्यू है उसकी ओर जाएंगे आप, ये है डायरेक्शन ऑफ E1। इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन इजीली टेक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट P। इसी तरीके से हम प्लस क्यू चार्ज का पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को टेकअप करेंगे, तो आपको मिलेगा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दैट इज E2 = 1/4πε0 Q के अपान रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की होल स्क्वायर। तो E2 का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज के कारण है, ये प्लस क्यू है, इसके कारण जो डायरेक्शन आप क्लियर होगा तो डिटरमाइंड पॉइंट से दूर की ओर जाते हैं। अभी फ्रॉम द डिटरमाइंड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, तो ये प्लस क्यू के कारण है, तो इससे धीरे धीरे आप दूर की ओर जाएंगे, दैट इज डायरेक्शन ऑफ E1 और E2 एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट और एक्सप्रेशन नंबर सेकंड में आपको ये टेकअप हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है। E1 का डायरेक्शन ये दिखाई दे रहा है आपका P से A की ओर, E2 का डायरेक्शन P से दूर की ओर आपको ये फिगर में दिखाई दे रहा है। ये एंगल आपका थीटा है, ऑलरेडी ये भी एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा। तो हम ये देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 एंड E2। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो किसी एंगल पर काम कर रही है, अब उसके हम कंपोनेंट्स टेकअप करेंगे, कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम E1 के कंपोनेंट को टेक करें, तो E1 के लिए ये वेक्टर ऑफ E1 है, ये एंगल थीटा है, इस लाइन को ऐसे अगर आप मिलाएंगे तो इसकी E1 की करस्पॉन्ड ये बेस बनेगा और ये नॉर्मल बनेगा। तो हम ये जानते हैं कि बेस के साथ जो कंपोनेंट होता है उस वेक्टर क्वांटिटी का वो cos के साथ होता है, नॉर्मल के साथ जो कंपोनेंट होता है वो साइन के साथ होता है। तो E1 का जो ये कंपोनेंट होगा इस बेस के साथ ये होगा E1 cos थीटा। इसका नॉर्मल कंपोनेंट जो होगा
E1 का यहां से जाएगा, इसके लिए नॉर्मल होगा 90 डिग्री बना देगा, ये कंपोनेंट होगा E1 sin थीटा। क्लियर? फिर हम E2 के कंपोनेंट को टेकअप करेंगे। ये एंगल आपका थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये एंगल थीटा हो गया इस वेक्टर के लिए, तो आपका ये बेस होगा E2 वेक्टर के लिए, और E2 वेक्टर के लिए ये नॉर्मल होगा, तो बेस के साथ कंपोनेंट होगा E2 का E2 cos थीटा, और नॉर्मल के साथ कंपोनेंट होगा E2 का E2 sin थीटा। क्लियर? यहां हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों कंपोनेंट आपका E2 cos थीटा, ये सॉरी E2 sin थीटा ऊपर को काम कर रहा है, और E2 sin थीटा नीचे को काम कर रहा है। तो ये E1 and E2 both have equal magnitude। क्यों? क्योंकि E1 is equal to 1/4 pi epsilon 0 q, ये रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। E2 is equal to 1/4 pi epsilon 0 q, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दोनों बराबर है, तो दो बराबर वेक्टर हैं और उनके और थीटा सब के लिए बराबर है, तो ये दोनों कंपोनेंट है आपका ऊपर का ये कंपोनेंट E2 sin थीटा, और जो नीचे का ये कंपोनेंट काम कर रहा है जिसको हमने यहां लिखा है E1 sin थीटा, बोथ आर कैंसिल आउट टू ईच अदर। ये दोनों बराबर और विपरीत वेक्टर के कंपोनेंट हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। फिर देखते हैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा कंपोनेंट पर। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का जो कंपोनेंट है, ये दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये दोनों कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं, इनकी बात समाप्त हो गई है। अब फिर ये दोनों कंपोनेंट E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बचता है, और दोनों का डायरेक्शन एक ही है। ये देखिए डायरेक्शन ऑफ E1 cos थीटा, डायरेक्शन ऑफ E2 cos थीटा। तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मेजर करने के लिए E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा दोनों का एडिशन होगा, दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो सारे कंपोनेंट्स की बात हो गई जो कि फिगर से क्लियर है। तो नेक्स्ट आगे अब हम देखेंगे कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण क्या होगा, इसको आप देखेंगे। तो आगे नोट आउट करेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, मींस बिंदु P पर परिणाम तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसको अगर हम ये टेकअप करें कि दैट इज इक्वल टू, दोनों का एडिशन करेंगे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को। क्यों? क्योंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो चुके हैं। आप ये जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर दो बराबर और विपरीत वेक्टर काम कर रहे हैं तो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो ये स्थिति हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये cos थीटा टेकन कॉमन बिफोर टर्म, दैट इज E1 प्लस E2, और cos थीटा दोनों में कॉमन हो गया। E1 और E2 की वैल्यू सेम है, जो कि एक्सप्रेशन नंबर 1 और एक्सप्रेशन नंबर 2 में थी। तो E1 और E2 की वैल्यू रखेंगे, तो इसको हम बोल देंगे एक्सप्रेशन नंबर 3। तो हम मिला दें फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we have इक्वेशन 1, 2 और 3 से हम टेकअप करेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q के अपान रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल स्क्वायर, E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q के अपान रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू cos थीटा, ये वाला इनटू cos थीटा। ये दोनों सेम करना है तो 2 टाइम्स कर दिया जाए इसको, तो ये हुआ रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 2 इनटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q के अपान
और इसका स्क्वायर को खोल दिया जाए तो ये हो गया और ये रूट हट जाए स्क्वायर खुलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। अब हम फ्रॉम फिगर cos थीटा की वैल्यू टेकअप करेंगे। फिगर से देखेंगे कि cos थीटा की वैल्यू कितनी आती है। तो यहां हम लिख दें फ्रॉम फिगर चित्र से ये cos थीटा इज इक्वल टू एल के अपान रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कोई भी एक ट्रायंगल टेकअप करेंगे, चाहे हम पी ए ओ टेकअप कर लें तो यहां से ये थीटा होगा, cos थीटा हम क्लियर करेंगे तो ये बेस होगा और ये डायगोनल होगा। तो बेस बाई डायगोनल ये आपका आधार वर्टिकल cos थीटा, ये l बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हम एक स्टेप और बढ़ा देंगे, ये इतना कर दें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। ये रूट को आप हाफ लगा दें और cos थीटा की जगह पर ये वैल्यू ला करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। ये cos थीटा को फिगर से टेकअप किया गया है। तो नेक्स्ट आपका एक्सप्रेशन आगे जाएगा और ये स्थिति आपको मिल जाएगी E इज इक्वल टू 2 into 1 upon 4 pi epsilon 0 इंटू क्यू और cos के लिए क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू जो आई है वो एल के अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की हाफ। ये 2ql इसको एक साथ कर दिया जाएगा तो मिल गया E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2ql अपान ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की हाफ एक ब्रैकेट में, तो दोनों को एक में जब ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। क्यों? क्योंकि एक पावर इसका और हाफ पावर इसका, जब आप जोड़ेंगे 1 प्लस हाफ तो ये आपको टेकअप करेगा 3/2। यहां से ये आप देख रहे हैं कि 2ql दैट इज p 2 ये आपका 2ql इज इक्वल टू p दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, जो वैद्युत द्विध्रुव है, उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर 2ql होता है। तो आप इसकी जगह पर p को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिल गया E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 p ये अपान ये आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। नेक्स्ट यहाँ फिर वही बात, द वैल्यू ऑफ एल इज वेरी लेस देन आर। एल की जो वैल्यू होगी आर के कंपैरिजन में वो छोटी होगी। तो इस स्थिति में जाएंगे यहाँ सिंस एल स्क्वायर इज वेरी लेस देन आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल की डिफिनीशन में ही हम लोग ये लेते हैं कि दो बराबर और विपरीत आवेशों से मिलकर बने हुए सूक्ष्म निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बराबर विपरीत आवेशों और बना हुआ सूक्ष्म निकाय उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो, बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, एक दूसरे पे प्रभाव न्यूट्रल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होगा। तो इस स्थिति में जब एक दूसरे के काफी नजदीक होगा तो ये यल और यल काफी छोटा होगा और आर की कंपैरिजन में इतना छोटा होगा, इसको हम क्या करेंगे एक्सप्रेशन से नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसको आप एक्सप्रेशन से यल स्क्वायर को यहां से आप छोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा इट इंप्लाइज E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 p ये अपान आर स्क्वायर की पावर 3/2। यल स्क्वायर तो यहां से कैंसिल आउट हो गया तो बचा आर स्क्वायर की पावर 3/2। आर स्क्वायर की पावर 3/2 को अंदर एंट्री करेंगे, पावर के पास ऐड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब बचेगा। तो आपको जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन आगे मिलेगा इट इंप्लाइज E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 p की अपान r की पावर r स्क्वायर
इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो इट इंप्लाइज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is equal to 1/4 pi epsilon 0 P by R Q. That is the resultant electric field intensity due to electric dipole in a non-axial position. ये इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण नॉन एक्सियल पोजीशन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। एक्सियल पोजीशन में ये 2p/r³ आता है, नॉन एक्सियल पोजीशन पर ये p/r³ आता है। तो दोनों में अंतर आप समझते रहेंगे। अब फिर हम ये देखेंगे कि हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो ये वेक्टर क्वांटिटी है इसका डायरेक्शन क्या होगा, इन्हीं को जोड़ करके हमने रिजल्टेंट टेकअप किया था, तो डायरेक्शन भी इसी तरीके से होगा। तो जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो ऑलरेडी इस तरीके से होगा। जैसे आपका ये इलेक्ट्रिक डायपोल है -q प्लस नॉन एक्सियल पोजीशन पर यहां चले गए और यहां से रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये देख रहे हैं, दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम ये कर सकते हैं कि जब हम निरक्षीय स्थिति में होंगे, कहने का मतलब कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की जस्ट परपेंडिकुलर स्थिति में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करेंगे, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा उसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। उसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल अलोंग नॉन एक्सियल पोजीशन। दोनों में अंतर आप ये समझेंगे कि जब एक्सियल पोजीशन पे होते हैं तो वहां पर =1/4 pi epsilon 0 2p/r³ आता था, और नॉन एक्सियल पोजीशन पर होंगे तो यहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी =1/4 pi epsilon 0 p/r³ आएगा। मींस नॉन एक्सियल और एक्सियल में 2 गुने का अंतर है। एक्सियल पोजीशन पर इस नॉन एक्सियल पोजीशन की तुलना में 2 टाइम्स ग्रेटर होता है, और नॉन एक्सियल पोजीशन पर एक्सियल की तुलना में 2.5 टाइम्स कम हो जाएगा। एक्सियल वाले का एक्सियल वाला नॉन एक्सियल से 2 गुना ज्यादा होगा। अगर ये एक्सियल पर हम होते तो यहां पर लिखते E = 1/4 pi epsilon 0 2p/r³। यहां हो गया तो गया E = 1/4 pi epsilon 0 p/r³। एक्सियल पर डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, नॉन एक्सियल पर डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके।